जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 12 में जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में जो चैप्टर नंबर 2 दिया गया आपका राजा, किसान और नगर। इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी उपरोक्त पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके जिनमें ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं वो क्या कहलाते थे? महापाषाण। क्वेश्चन नंबर 2, एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अभिलेख। 1830 के दशक में सर्वप्रथम किस विद्वान ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था? तो ये निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? तो ये मिलता है नैतूर, मास्की, गुर्जरा और उदयगुलम। यानी इन सभी में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदी कलाकृतियां क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 7, अभिलेखों के संदर्भ में सही कथन है। इसमें बनवाने वाले लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं। ठीक है। इसमें महिलाओं पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है, ये भी ठीक है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जन सामान्य की भाषा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती थी? प्राकृत। एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, जिसमें लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा वहां बस जाता है, तो वो क्या कहलाता था? महाजनपद। महाजनपदों की संख्या थी, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? लोहे का बढ़ता प्रयोग तथा सिक्कों का विकास होने के कारण। ठीक है। गंगा घाटी में आरंभिक राज्य तथा नगरों का विकास, ये भी ठीक है। बौद्ध, जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय एवं विकास, इन सभी कारणों से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को महत्वपूर्ण माना जाता था, तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। गण या संघ के संदर्भ में सही कथन है। गण या संघ राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, बिल्कुल ठीक है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ये भी ठीक है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो ये था मगध। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सबसे पहले मगध महाजनपद की राजधानी बनती है राजगृह या राजगाह। इसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है। राजगाह या राजगृह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। मगध के शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये इसके पीछे कारण थे मगध क्षेत्र में कृषि उपज की अच्छी पैदावार, ये भी ठीक है। उपकरण व हथियार निर्माण में प्रयुक्त लौह खदानों की उपलब्धता, ये भी ठीक है। महत्वपूर्ण सैन्य अंग हाथियों की मगध के जंगली क्षेत्रों में उपलब्धता, यानी वहां हाथी मिलते थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा शहर मगध की राजधानी बना? 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी बन जाता है पाटलिपुत्र। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। अधिकांश अभिलेख, तो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? तो अधिकांश अभिलेख है वो लिपि है ब्राह्मी में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध की महत्ता का क्या कारण था? तो इसका कारण था शासकों की नीतियां। कौन सा नगर गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर अवस्थित था? तो ये था पाटलिपुत्र। महाजनपद और उसकी राजधानी के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म है, तो हम देखेंगे वत्स की राजधानी कौशाम्बी।
बिल्कुल ठीक है। कौशल की श्रावस्ती, ये भी ठीक है। अंग की राजधानी चंपा, ये भी सही ठीक है। चेदी की राजधानी सोथिवती, ये ठीक है। अवंती की उज्जैनी, ये भी ठीक है। अस्मक की राजधानी पैदिन्य या पोटन, ये भी ठीक है। काशी की वाराणसी, सूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, यानी सारे के सारे सुमेलित हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसमें फिर महाजनपद और उसकी राजधानियों के संदर्भ में सही सुमेलित देखेंगे तो मल की राजधानी कुशीनारा या पावा, बिल्कुल ठीक है। वज्जी की वैशाली, ये भी ठीक है। मगध की राजगृह, ये भी ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजपुर या हाटक, ये भी ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की इच्छादर या काम्पिल्य, ये भी ठीक है, यानी इसका भी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 25, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ओलिगार्की। इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, अंगुत्तर निकाय। इस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। 28, 16 महाजनपदों में से राजतंत्रात्मक राज्यों की संख्या, तो राजतंत्रात्मक राज्यों की संख्या थी 14। बुद्धकालीन कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, तो बुद्धकालीन गणराज्य जो हैं वो मिलते हैं 10। 30, 16 महाजनपदों में से गणतंत्रात्मक राज्य, तो गणतंत्रात्मक राज्यों की संख्या कितनी है, 2। 31, निम्न में से कौन सा शासक मगध से संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार भी है, महापद्मनंद भी है, अजातशत्रु भी है, तो समुद्रगुप्त नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। 32, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई, तो ये की गई संस्कृत भाषा में। अशोक के पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख किस भाषा में है, तो ये है यूनानी भाषा में और अरामैक, इन दोनों भाषाओं में मिलते हैं, तो इसका डी राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट है। कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अशोक के पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो ये लिपि इनकी ख्रोष्टी। मेगस्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, तो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना गया है, तो ये माना गया अशोक को। अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर संदेश लिखवाने वाला प्रथम सम्राट कौन था, ये था अशोक। अशोक ने खालिस्तान के माध्यम से धम्म का प्रचार किया, तो ये किया इसने अभिलेखों के माध्यम से। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं, तो अशोक के अभिलेख, मूर्तिकला, ये भी जानने के स्रोत हैं। अर्थशास्त्र, ये भी है। मेगस्थनीज के द्वारा लिखित विवरण, ये भी है। मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। धम्म के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है बड़ों के प्रति आदर, ठीक है। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ये भी ठीक है। दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना, ये भी ठीक है, यानी इसका भी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में शामिल है तक्षशिला, कोसली, पाटलिपुत्र, तो ये सभी शामिल है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने राजनीतिक प्रांत थे, तो 5 प्रांत थे। सोने की खदान के लिए उपयोगी स्वर्णगिरी कहाँ स्थित था, तो स्वर्णगिरी कहाँ स्थित था, कर्नाटक में। 45, धम्म के प्रचार हेतु किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो ये की गई थी धम्म महामात्र की। 46 में सही सुमेलित करना है आपने, तो एक साइड समितियां दी गई है, दूसरी साइड उनके कार्य दिए गए। तो प्रथम समिति नौसेना का संचालन देखती थी, तो प्रथम समिति का नौसेना से संबंधित है। और जो द्वितीय समिति है वो है यातायात और खान पान का संचालन, यातायात और खान पान का। तृतीय समिति क्या करती थी, पैदल सैनिकों का संचालन। और जो चतुर्थ समिति है वो थी अश्वारोहियों से।
और जो पंचम समिति है वो आपका रथारोहियों का संचालन देखती थी, और जो छठी या सप्तम समिति है वो हाथियों का संचालन देखती थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला। 47 सैन्य गतिविधियों के संचालनार्थ उल्लेखित द्वितीय उपसमिति के दायित्वों के संदर्भ में सही कथन है। जो द्वितीय उपसमिति है उसके दायित्व, उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, ठीक है। सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये भी ठीक है। सैनिकों की देखभाल हेतु सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मेगस्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन हेतु कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? तो उपसमितियां थी 6। मेगस्थनीज द्वारा सैन्य गतिविधियों के संचालन के संदर्भ में सही कथन है। प्रथम समिति नौसेना का संचालन, द्वितीय समिति यातायात और खान पान का संचालन, तृतीय समिति पैदल सैनिकों का संचालन, ये बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा मौर्य शासक 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं का प्रेरणा स्रोत बना? तो प्रेरणा स्रोत बना अशोक। 51 तमिलकम क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसमें शामिल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा। इसका सी आंसर होगा। सरदार के कार्यों के संदर्भ में सही कथन है। विशेष अनुष्ठानों का संचालन करना, बिल्कुल ठीक है। युद्ध के समय में नेतृत्व करना, बिल्कुल ठीक है। विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सातवाहन वंश का शासनकाल मुख्यतः किस अवधि के दौरान माना जाता है? जो सातवाहन वंश है उसका शासनकाल माना जाता है 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। 54 भारत में कुषाण शासकों का शासनकाल माना जाता है। जो कुषाण शासक है उनका शासनकाल माना जाता है 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक। 55 किस देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी माट में। कुषाण राज धर्म की प्रस्तुति का सर्वोत्तम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सिक्कों से भी और मूर्तियों से भी, यानी डी इसका आंसर होगा। 57 मौर्यकालीन राजनीतिक केंद्रों के संदर्भ में सही विकल्प है। जो मौर्य काल के दौरान राजनीतिक केंद्र थे वो थे 5। उसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी और स्वर्णगिरी, ये सभी शामिल थे। इसका डी राइट आंसर होगा। इस वंश के शासक देवपुत्र उपाधि का प्रयोग करते थे? तो देवपुत्र उपाधि का प्रयोग करते थे कुषाण शासक। किस देश के शासक स्वयं को सौरपुत्र कहते थे? तो सौरपुत्र कहते थे चीन के शासक। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ये की थी ऋषेण ने। ऋषेण किस गुप्त सम्राट के राजकवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में रचित है? तो यह संस्कृत भाषा में। किस गुप्त शासक की तुलना कुबेर, वरुण तथा यम से की गई है? तो ये की गई है समुद्रगुप्त की। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख। 65 किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ये करवाया था रुद्रदामन ने। निम्न में से कौन सा शासक सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है? तो कुमारगुप्त सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी हुई है? तो जातक कथाएं लिखी हुई है पाली भाषा में। किस ग्रंथ से राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है गंधतिंदु जातक से। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में खेती हेतु प्रयुक्त महत्वपूर्ण कृषि उपकरण कौन सा था? तो यह था कुदाल। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था? तो यह मनुस्मृति। गहपति किस भाषा का शब्द है? तो गहपति पाली भाषा का शब्द है। कौन सा युगम सही सुमेलित है? अणिमई दास, बिल्कुल ठीक है। उल्वर अलवाहा, ये भी ठीक है। वेलालर बड़े जमींदार, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और जो अणिमई, वेलालर और उल्वर जो है
ये तमिल जो संगम साहित्य है, तमिल संगम साहित्य में ये समाज के वर्गों का वर्णन किया गया है, जो अणिमयी, वेलालर और उलवर है। 73 गृहपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? गृहपति शब्द छोटे किसानों के लिए भी प्रयुक्त होता था, जमींदारों के लिए भी और घर के मुखिया के लिए भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मनुस्मृति की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति का रचना काल है, तो किस काल के दौरान मनुस्मृति की रचना की गई? तो वो की गई 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक, इसके बीच में मनुस्मृति की रचना की गई। हर्षचरित किस भाषा में रचित है? तो हर्षचरित जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित किस शासक की जीवनी है? तो ये है हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन कनौज का शासक था। बाणभट्ट किसके दरबार में राजकवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे। 81 प्रभावती गुप्ता के संदर्भ में सही कथन है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, बिल्कुल ठीक है। उसका विवाह दक्कन पठार के व कटक परिवार में हुआ था, यह भी ठीक है। प्रभावती गुप्ता ने आचार्य चनाल स्वामी को दंगुल गांव दान में दिया था, यह भी ठीक है। तो इसके सभी ऑप्शन ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसकी माता का जो नाम है वो मिलता है कुबेर नागा। और इसका विवाह जो है वो वाकाटक जो नरेश है रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड के साथ इसका विवाह होता है। 82 अग्रहार क्या है? तो अग्रहार ब्राह्मणों को दिया गया भूमिदान, उसको अग्रहार बोलते थे। 83 प्रभावती गुप्ता द्वारा दंगुन गांव दान दिए जाने के राज्यादेश को किसने उत्कीर्ण किया था? तो उत्कीर्ण किया था चक्रदास ने। इस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र के खंडहर में बदले होने का उल्लेख किया है? तो ये किया है श्वेतसांग या हुएनसांग। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित नगरों के संदर्भ में सही कथन है? प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे, ठीक है। पुहार समुद्र तट पे, उज्जैनी भूतल मार्गों के किनारे बसे हुए नगर थे, ये बिल्कुल ठीक है। जो पुहार है वो बंदरगाह था। मथुरा जैसे शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों के जीवन केंद्र थे, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। श्रेणी क्या है? तो श्रेणी उत्पादकों और व्यापारियों का संघ था। अग्रहार के संदर्भ में सही कथन है? यह ब्राह्मणों को दान दिया जाने वाला भूभाग था, बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था, यह भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। दानात्मक अभिलेखों के संदर्भ में सही कथन है? दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है, यह भी ठीक है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, स्वर्णकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं, ये भी ठीक है। ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 89 तमिल भाषा में मस्थुवन और प्राकृत में सत्वा और सेठी शब्द का प्रयोग किन के लिए हुआ है? तो इन शब्दों का प्रयोग व्यापारियों के लिए हुआ है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रचलन में आए अहात सिक्के किस धातु के बने हुए थे? ये चांदी के भी बने हुए थे और तांबे के भी, तो इसका डी राइट आंसर होगा। मुद्रा शास्त्र किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है सिक्के के अध्ययन से संबंधित। इस वंश द्वारा शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किए गए? तो ये सिक्के जारी किए गए हिंद यवन शासकों द्वारा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो सोने के सिक्के जारी किए कुषाण शासकों ने।
योधे कबायली गणराज्यों के सिक्के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए पंजाब और हरियाणा से। बड़ी संख्या में रोमन सिक्कों की प्राप्ति किस क्षेत्र से हुई है? तो ये दक्षिण भारत से। योधे सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाब हरियाणा के योधे कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल ठीक है। योधे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले, ये भी ठीक है। इन सिक्कों से योद्धाओं के व्यापार में रुचि सहभागिता परिलक्षित होती है, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इस लिपि को आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल माना जाता है, तो ये माना जाता है ब्राह्मी लिपि को। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब खोज निकाला? तो ये निकाला था उसने 1838 ईस्वी में। अशोक के पश्चिमोत्तर के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये खरोष्टी लिपि में। किन शासकों के सिक्कों की सहायता से खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली? तो जो सिक्के थे वो थे हिंद यूनानी शासकों के। अशोक के अभिलेखों में उसकी किन उपाधियों का उल्लेख हुआ है? तो अभिलेखों में उसको क्या क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय भी कहा गया है और पियदसी भी कहा गया है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अशोक ने नियमित रूप से सूचना एकत्र करने हेतु किसकी नियुक्ति की? ये नियुक्ति की थी उसने प्रतिवेदक की। कलिंग कहाँ स्थित है? कलिंग है उड़ीसा में। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था 8वें वर्ष में। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 261 ईस्वी पूर्व में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों का एक अंश कब प्रकाशित किया था? तो ये किया था 1870 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ 185 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासन काल माना जाता है, तो अशोक का शासन काल माना जाता है 272 या 268 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण होता है 321 ईस्वी पूर्व। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन काल माना जाता है, तो हर्षवर्धन का शासन काल माना जाता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? जो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था वो था वेनसांग या स्वांगसांग ने। कलिंग युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, बिल्कुल ठीक है। कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग निष्कासित व 1 लाख लोग मारे गए, ये भी ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक कलिंग विजय पर पश्चाताप प्रकट करता है, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त का शासन काल माना जाता है, तो समुद्रगुप्त का शासन काल माना जाता है 335 ईस्वी से लेकर 376 ईस्वी तक। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने चैप्टर नंबर 2 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।